एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स फॉर यू में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी कुशल होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पाठ्यक्रम संशोधित किया है उसके अनुसार ही हम नए चैप्टर पर बात करेंगे, जो चैप्टर नंबर 11 है, पूर्ण प्रतियोगी बाजार, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें हम मुख्य रूप से निम्न बिंदुओं का अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। पहला, बाजार क्या है, बाजार से आशय। दूसरा, बाजार कितने प्रकार का होता है, जिसमें मुख्य रूप से पहला वर्गीकरण होगा क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा होगा वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण, तीसरा होगा बिक्री के आधार पर वर्गीकरण, चौथा होगा समय अवधि के आधार पर वर्गीकरण और पांचवा होगा प्रतियोगिता के आधार पर वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार क्या होता है, मीनिंग ऑफ मार्केट। आप क्या समझते हैं बाजार से? आपके दिमाग में आ रहा होगा जहां हम बाजार में जाते हैं, वस्तुएं खरीद करके लाते हैं, वस्तुएं बेचते हैं, उसको बाजार कहते हैं। वास्तव में अर्थशास्त्र में जो बाजार होता है वो एक क्षेत्र से संबंध रखता है, और उस कैसा क्षेत्र जिसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच में स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धात्मक संबंध पाए जाते हैं, जिससे उस क्षेत्र में जो वस्तु का मूल्य है सुगमता से और शीघ्रता से एक समान होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब इसका क्षेत्र कैसा होगा? क्षेत्र बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं वर्तमान समय में फोन चल रहे हैं, मोबाइल चलता है, इंटरनेट चलता है, इनके माध्यम से लेन देन होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बाजार का क्षेत्र होता है बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बाजार कोई एक स्थान विशेष का नाम नहीं होगा, इसमें एक क्षेत्र को शामिल करते हैं। आइए अब बात करते हैं बाजार कितने प्रकार के होते हैं। अर्थशास्त्रियों ने बाजार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया है। सबसे पहला जो उनका वर्गीकरण है वो है क्षेत्र के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर अर्थशास्त्रियों ने बाजार को 4 भागों में बांटा है। पहला, स्थानीय बाजार, दूसरा प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार, तीसरा राष्ट्रीय बाजार और चौथा अंतरराष्ट्रीय बाजार। दूसरा जो वर्गीकरण है अर्थशास्त्रियों के अनुसार वो है वस्तुओं के आधार पर, और वस्तुओं के आधार पर भी इन्होंने बाजार को 4 भागों में बांटा है। पहला सामान्य बाजार, दूसरा विशिष्ट बाजार, तीसरा नमूने द्वारा बिक्री वाला बाजार और चौथा श्रेणीकरण के आधार वाला बाजार। अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक तीसरा वर्गीकरण है वह है बिक्री के आधार पर, और बिक्री के आधार पर इन्होंने बाजार को 2 भागों में बांटा है। पहला खुदरा बाजार और दूसरा थोक बाजार। चौथा वर्गीकरण जो किया जाता है वह है समय के आधार पर, और समय के आधार पर भी बाजार को 4 भागों में बांटते हैं। अति अल्पकालीन बाजार, दूसरा अल्पकालीन बाजार, तीसरा दीर्घकालीन बाजार और चौथा अति दीर्घकालीन बाजार। पांचवा वर्गीकरण जो अर्थशास्त्रियों ने किया है वो किया है प्रतियोगिता के आधार पर, और प्रतियोगिता के आधार पर इन्होंने बाजार को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। पहला होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा एकाधिकार बाजार, मोनोपोली जिसको कहते हैं, तीसरा होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये जो एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार है इसको हम अपूर्ण प्रतियोगी बाजार भी कहते हैं, और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार के आधार पर इसको एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में भी बांटते हैं, और एक दूसरा वर्गीकरण द्वय अधिकार के रूप में भी किया जाता है। इसके बारे में भी आगे हम अध्ययन करेंगे। और चौथा जो बाजार समय प्रतियोगिता के आधार पर बांटा गया है वो है अल्पाधिकार बाजार, ओलिगोपोली जिसको कहते हैं। आइए इनके बारे में अब हम विस्तार से जानकारी करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारा वर्गीकरण क्षेत्र के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू रीजन और एरिया। पहले जो हम बात करे थे स्थानीय बाजार, लोकल मार्केट। अब जैसे कि इसमें नाम बता रहा है स्थानीय बाजार, मतलब जब एक वस्तु के क्रेता विक्रेता किसी विशेष स्थान या कोई शहर है या कोई गांव है वहीं तक सीमित है, वहीं तक उनका लेन देन होता है, तो उसे हम स्थानीय बाजार कहेंगे। ऐसे बाजार में मुख्य रूप से जो शीघ्र नष्ट हो सकती हैं वस्तुएं और भारी होती हैं लेकिन उनका विनिमय मूल्य कम होता है, उनको शामिल किया जाता है। जैसे आप जानते हैं साग भाजी है, दूध है, मांस मछली है,
इमारती पत्थर का सामान है, इनके जो लेन देन होते हैं वो एक सीमित एरिया तक ही होते हैं, इसलिए इसको हम स्थानीय बाजार में शामिल करते हैं। दूसरा होता है प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार, रीजनल मार्केट। यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि नाम बता रहा प्रादेशिक, जब एक वस्तु विशेष का बाजार किसी क्षेत्र या प्रदेश तक सीमित हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार। जैसे आप देख सकते हैं राजस्थानी पोशाक है जिसमें साफा, चुनरी, लहंगा, पगड़ी, इनका क्रय विक्रय कहाँ होता है, राजस्थान तक सीमित होता है। तो एक कहां तक ये हो गया, एक प्रदेश तक सीमित हो गया, तो इनका जो बाजार होगा उसे किसमें शामिल करेंगे हम, प्रादेशिक या क्षेत्रीय बाजार में। तीसरी बात करते हैं राष्ट्रीय बाजार, नेशनल मार्केट। और राष्ट्रीय बाजार जिसमें जो वस्तु विशेष का बाजार कहां तक सीमित हो, एक देश की सीमा में, अर्थात एक देश के विभिन्न भागों में क्रेता और विक्रेता जब फैले हुए होते हैं और वस्तु का जो क्रय विक्रय होता है पूरे देश के अंदर होता है तो उसे हम राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, कपड़ा होता है, गहने होते हैं, इनका जो लेन देन होता है पूरे देश के अंदर होता है, इसलिए इन वस्तुओं के बाजार को हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय बाजार कहेंगे। चौथा होता है अंतरराष्ट्रीय बाजार, इंटरनेशनल मार्केट। नाम बता रहा है जब वस्तु का क्रय विक्रय कहाँ हो, विभिन्न देशों के बीच में हो, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब एक वस्तु के क्रेता विक्रेता केवल देश में ही नहीं हो बल्कि विभिन्न देशों में फैले हुए हों और उन सभी स्थानों पर वस्तु का क्रय विक्रय होता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय बाजार। जैसे अब गेहूं है, चावल है, सोना है, चांदी है, स्टील है, ये एक देश से दूसरे देश में भेजे जाते हैं, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो इनका जो बाजार होगा वो कैसा बाजार होगा, वो होगा अंतरराष्ट्रीय बाजार। अब दूसरे वर्गीकरण की बात करते हैं, वस्तुओं के आधार पर या कार्य के अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कमोडिटीज और फंक्शन। पहला होता है मिश्रित या सामान्य बाजार, मिक्स्ड और जनरल मार्केट। ये कैसा होगा, मिक्स्ड, नाम बता रहा है जब एक ही बाजार में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाएं। जैसे हम देखा होगा शहरों में, गांवों में एक ही दुकान पर गए आप, वहां पर तरह तरह की वस्तुएं मिल जाती हैं। ऐसे हम ये कहें कि एक बाजार में उपभोक्ताओं को जो आवश्यकता की उसकी सारी वस्तुएं छोटी छोटी मात्रा में मिल जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रित या सामान्य बाजार कहते हैं। कोई एक विशेष वस्तु का बाजार नहीं है, सभी प्रकार की वस्तुएं मिल सकती हैं। दूसरा होता है विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट। नाम बता रहा है विशिष्ट, जब किसी बाजार में केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं बेची जाएं, खरीदी जाएं तो उसे हम विशिष्ट बाजार कहेंगे। जैसे आप देखा होगा कि साहब कपड़ा बाजार, जहां पर मुख्य रूप से दुकानें किसकी होंगी, कपड़े की होंगी। जैसे उदयपुर में धान मंडी है तो धान मंडी में वह धान का ज्यादा क्रय विक्रय किया जाता है। किराना बाजार आप देखेंगे, किराने बाजार में क्या होता है, वहां पर ज्यादातर किराने का सामान। सर्राफा बाजार हो, वहां पर क्या होगा, ज्यादातर सुनार या मतलब जो सोने चांदी के गहने वगैरह बेचने का काम मुख्य रूप से किया जाता है। तीसरा होता है नमूने द्वारा बिक्री वाला बाजार, मार्केट वाइज सैंपलिंग। सैंपल आप जानते हैं जब वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाए। आपने देखा होगा बहुत से दवाइयों के जो एमआर होते हैं जिनको विक्रय प्रतिनिधि कहते हैं, अपने साथ नमूनों के पैकेट लेके दुकानों पे जाते हैं, उनको अपना सैंपल दिखाते हैं और उनसे ऑर्डर प्राप्त करते हैं। अर्थात जब वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नमूने द्वारा विक्रय, मार्केट बाई सैंपलिंग कहते हैं। चौथा होता है श्रेणीकरण द्वारा बिक्री, मार्केटिंग बाई ग्रेड्स। इसमें क्या होता है, बहुत सी वस्तुओं का श्रेणीकरण या प्रमाणीकरण या ग्रेडिंग कर दी जाती है और व्यापारी वर्ग उस वस्तु की किस्म का ज्ञान या उसकी जानकारी केवल ग्रेड के आधार पर लगाकर क्रय विक्रय के सौदे किए जाते हैं। आपने ऐसा मतलब बहुत सी फसलों के बारे में भी देखा होगा, गेहूं की इनकी ग्रेडिंग कर दी जाती है और ग्रेडिंग के आधार पर उनकी बिक्री की जाती है। तीसरा होता है समय अनुसार वर्गीकरण, बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है, परीक्षा में निश्चित रूप से पूछा जाता है और ऐसा ही चौथा वर्गीकरण जो प्रतियोगिता के आधार पर है। ये दोनों वर्गीकरण परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप ध्यान से समझें। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के आधार पर वर्गीकरण में वस्तु की पूर्ति को आधार बनाया जाता है। ये ध्यान रखें कि वस्तु की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस समय अवधि का,
ये इसमें आधार माना गया है। इस आधार पर बाजार को 4 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहला होता है अति अल्पकालीन बाजार, वेरी शॉर्ट पीरियड। अब कई बार आपको ऐसा लगता है कि साहब अति अल्पकाल का 1 घंटे होगा, 2 घंटे होगा या 10 मिनट होंगी। देखिए, इसमें हम समय से नहीं बांधते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि वह समय अवधि जिसमें हम वस्तु की पूर्ति को कम या ज्यादा नहीं कर सकते, वो अति अल्पकाल होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अति अल्पकालीन बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति को घटाना या बढ़ाना संभव नहीं होता, अर्थात वस्तु की पूर्ति पूर्णतया स्थिर रहती है। मांग में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन वस्तु की पूर्ति स्थिर बनी रहेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पूर्ति बिल्कुल स्थिर है तो वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी? कीमत पर जो निर्धारण पर प्रभाव पड़ेगा वो मुख्य रूप से मांग पक्ष का ही प्रभाव पड़ेगा। मांग ही वस्तु की कीमत को मुख्य रूप से प्रभावित करेगी, क्योंकि पूर्ति पूर्णतया स्थिर है। और जो सामान्यतया जो शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं हैं, उनका बाजार इसी प्रकार का होता है। इसे आप एक रेखा चित्र की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, नीचे जो रेखा चित्र बनाया गया है, आपको पहले पुराने वीडियो में मैंने बताया था। सबसे पहले आप 2 अक्षों का निर्माण करते हैं, OX और OY, और इन दोनों अक्षों पर आपने किन चल राशियों को लिया है वो सबसे महत्वपूर्ण दर्शाना होता है। जैसे कि यहाँ पर OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, जिसमें वस्तु की मात्रा का मतलब वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति, और OY अक्ष पर देख रहे हैं आप वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। क्योंकि हमें मालूम है कि अति अल्पकाल में वस्तु की पूर्ति को बढ़ाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, तो आप देख रहे हैं जो वस्तु का पूर्ति वक्र है SQ, जिसको यहाँ दर्शाया गया है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा के रूप में है, जो ये दर्शा रहा है कि मांग में कितना भी प्रभाव आ जाए, लेकिन वस्तु की पूर्ति OQ पर ही मतलब बिल्कुल फिक्स हो जाती है, निर्धारित रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जब प्रारंभ में जो वस्तु का मांग वक्र है वो है DD, जिसको एक सीधी रेखा के द्वारा आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे गिरती हुई रेखा है, और ये DD जो वक्र है, पूर्ति वक्र SQ को कहाँ काट रहा है? E बिंदु पर काट रहा है। इस E बिंदु के अनुसार वस्तु की कीमत जो निर्धारित होती है वो होती है OP, अर्थात वस्तु की 1 इकाई कितने रुपए में मिलेगी आपको? OP रुपए में वो आपको प्राप्त होगी। अब मान लीजिए किसी भी कारण से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, तो बढ़ने से क्या होगा? उसका नया मांग वक्र, यहां भी कह सकते हैं जो मूल मांग वक्र है वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा और नई स्थिति में आ जाएगा, जिसको हम किसके द्वारा दर्शा रहे हैं? D1 अब ये D1 जो नया मांग वक्र है, ये पहले वाले पूर्ति वक्र को कहां काट रहा है? E1 बिंदु पर काट रहा है। इससे वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित होती है? OP1। पहले कीमत कितनी थी? OP, अब बढ़कर कितनी हो गई? OP1, अर्थात कीमत में वृद्धि हो गई। कितनी? PP1 के बराबर वृद्धि हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल वस्तु की मांग बढ़ गई। ऐसी ही स्थिति तब देखने को मिलती है जब वस्तु की मांग घट जाती है, तो हमें एक नई स्थिति मांग वक्र की प्राप्त होती है, वो होती है D2 और D2 के अनुसार आप देख रहे हैं जे पूर्ति वक्र को E2 बिंदु पर काटता है, अर्थात नए संतुलन बिंदु E2 के अनुसार वस्तु की नई कीमत निर्धारित होती है OP2, अर्थात जो पहले जो मूल कीमत थी वस्तु की OP, उससे घटकर के कितनी रह जाती है? OP2 रह जाती है, अर्थात वस्तु की कीमत में PP2 के बराबर कमी हो जाती है। और ये कमी क्यों हुई? क्योंकि वस्तु की मांग पहले की तुलना में कम हो गई और पूर्ति अपने स्तर पर स्थिर बनी हुई है। इस प्रकार हम जानते हैं कि अति अल्पकाल में मांग में चाहे कितना भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन वस्तु की पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता। यही इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आइए अब बात करते हैं दूसरे बाजार की, और वो है हमारा कौन सा? अल्पकालीन बाजार, शॉर्ट पीरियड मार्केट। इस शॉर्ट पीरियड मार्केट में क्या होगा? यहां भी समय अवधि की बात है। इसमें समय अवधि थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। किसकी तुलना में? अति अल्पकालीन बाजार की तुलना में। ऐसी स्थिति में जो वस्तु का विक्रेता होता है अपनी पूर्ति को कुछ सीमा तक
बढ़ाने या घटाने की स्थिति में होता है। अर्थात हमें कह सकते हैं कि अल्पकालीन बाजार में यद्यपि मांग के अनुसार पूर्ति को पूरी तरह तो परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन जब मांग बढ़ती है या मांग कम होती है तो हम उत्पादन साधनों में परिवर्तन करने की कुछ स्थिति में होते हैं। इससे हम कुछ मात्रा में उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव पड़ता है जो हमारा पूर्ति वक्र है वो कुछ लोचदार स्थिति में आ जाता है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, जो SS हमारा पूर्ति वक्र है वो पहले की तुलना में कुछ लोचदार स्थिति में है। इसके अनुसार आप देख रहे हैं जब प्रारंभ में जो हमारा मांग होती है वो DD मांग वक्र के अनुसार होती है और मांग और पूर्ति का संतुलन E बिंदु पर स्थापित हो रहा है, जिससे वस्तु की कीमत कितनी निर्धारित हो रही है? OP कीमत निर्धारित हो रही है। अब मांग में परिवर्तन हुआ, मांग पहले की तुलना में बढ़ गई, तो इससे क्या हुआ? नया मांग वक्र D1 हमें प्राप्त होता है और जिससे मांग और पूर्ति का संतुलन E1 बिंदु पर प्राप्त होता है। तो यहाँ हम पूर्ति को कुछ मात्रा में बढ़ाने की स्थिति में थे, इसलिए कीमत पहले की तुलना में बढ़ती तो है लेकिन उतनी नहीं बढ़ती जितनी की मांग में वृद्धि होती है। और आप देख रहे हैं कीमत OP से बढ़कर के OP1 हो जाती है। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब मांग पहले की तुलना में घट जाती है, घटने से जो मांग वक्र की नई स्थिति प्राप्त होती है वो D2 की स्थिति प्राप्त होती है और मांग और पूर्ति का नया संतुलन E2 बिंदु पर प्राप्त होता है, जिससे वस्तु की कीमत OP2 निर्धारित होती है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मांग में जितनी कमी आई है उतनी कीमत में कमी नहीं आती, क्योंकि हम पूर्ति को मांग के परिवर्तन के अनुसार कुछ मात्रा में परिवर्तन करने की स्थिति में होते हैं। इस प्रकार अति अल्पकाल और अल्पकालीन बाजार में जो मुख्य अंतर है वह अंतर यह है कि अति अल्पकालीन बाजार में तो हम पूर्ति को बिल्कुल भी परिवर्तित करने की स्थिति में नहीं होते, लेकिन अल्पकालीन बाजार में जो पूर्ति है उसमें आंशिक परिवर्तन कर सकते हैं। इसीलिए अल्पकाल में जो पूर्ति वक्र होता है वह कुछ लोचदार प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं हम तीसरे दीर्घकालीन बाजार की, लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसको समझने से पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसको लाइक करना भी आप नहीं भूलें। आइए बात करते हैं दीर्घकालीन बाजार की। और दीर्घकालीन नाम भी बता रहा है, इसमें समय की पर्याप्तता होगी और इसमें समय इतना पर्याप्त होता है कि वस्तु की पूर्ति को उसकी मांग के अनुसार काफी मात्रा में घटाना या बढ़ाना संभव हो जाता है। ऐसी स्थिति में जो वस्तु का पूर्ति वक्र होता है वो अत्यधिक लोचदार की स्थिति में आ जाता है। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख रहे हैं, SS जो पूर्ति वक्र है अत्यधिक लोचदार प्रकृति का होता है। जब अब पूर्ति को मांग के अनुसार काफी हद तक समायोजित किया जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है तो कीमत में परिवर्तन कैसा होगा? कीमत में बहुत सूक्ष्म परिवर्तन देखने को आपको मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं प्रारंभ में जब मांग वक्र DD है और SS पूर्ति वक्र के संतुलन द्वारा जो E बिंदु प्राप्त हो रहा है उसके अनुसार वस्तु की कीमत OP निर्धारित हो रही है। अब वस्तु की मांग बढ़ करके D1 मांग वक्र पर पहुंच जाती है, जिससे नया मांग और पूर्ति का संतुलन बिंदु E1 प्राप्त होता है और वस्तु की कीमत OP1 निर्धारित होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि मांग में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है लेकिन पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन हुआ है वो बहुत कम परिवर्तन हुआ है और वो परिवर्तन किसके बराबर है? PP1 के बराबर, जो कि मांग के परिवर्तन की तुलना में काफी कम है। ठीक इसी प्रकार जब वस्तु की मांग कम हो जाती है तो नया मांग वक्र D2 और नया संतुलन बिंदु कहां पर होगा? जहां पर पूर्ति वक्र मांग वक्र को काट रहा है, और वो कौन सा बिंदु है? E2 बिंदु है। इस E2 बिंदु के अनुसार वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है OP2। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि मांग में परिवर्तन की तुलना में वस्तु की कीमत में परिवर्तन बहुत कम हुआ है, जो कि केवल PP2 के बराबर है। इस प्रकार
आप ये कह सकते हैं कि दीर्घ काल में वस्तु की कीमत में परिवर्तन बहुत कम होता है, क्योंकि पूर्ति को वस्तु की मांग के अनुसार काफी हद तक समायोजित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ति वक्र है वो अत्यधिक लोचदार होता है। चौथा बाजार होता है अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ऐसा बाजार जिसमें समय अवधि बहुत लंबी होती है। और जब बहुत समय अवधि लंबी होगी तो इसमें ना केवल पूर्ति में ही परिवर्तन होगा बल्कि मांग पक्ष में भी परिवर्तन होगा। अर्थात एक तरफ तो पूर्ति वक्र बदलेगा और एक तरफ मांग वक्र बदलेगा। जब पूर्ति में मांग पक्ष में जो परिवर्तन होगा वो जनसंख्या में वृद्धि हो सकती है, लोगों की रुचि, लोगों की आदत, लोगों के फैशन में परिवर्तन हो सकता है, जिससे मांग का पूर्व अनुमान आप नहीं लगा सकते। ठीक इसी प्रकार से जब वस्तु के पूर्ति पक्ष को हम देखेंगे तो वहां पर भी हम देखेंगे कि नए उत्पाद बन जाते हैं, नई उत्पादन विधियों की खोज हो जाती है, उनसे नई तकनीकी आ जाती है, जिससे पूर्ति पक्ष पर भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव हो जाता है। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि अति दीर्घकालीन बाजार में मांग और पूर्ति में जैसी भी नई परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं उनके अनुसार समायोजन किया जा सकता है। लेकिन इसमें मांग और पूर्ति दोनों वक्रों को पूर्व निर्धारित नहीं किया जा सकता, और पूर्व निर्धारित नहीं किए जाने से इसमें कीमत का निर्धारण किस प्रकार होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जाता है। इस प्रकार आपने समय के आधार पर जो बाजार का वर्गीकरण था उसको आपने विस्तार से देखा। अब जो हमारा अंतिम जो वर्गीकरण है प्रतियोगिता के आधार पर, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पुनः एक बार, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों के साथ शेयर करें और इसको लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।